खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। विधायक कोटे से अस्पताल को मिली एम्बुलेंस को लेबर कोर्ट में गिरवी रखने का हुआ अजब कारनामा। संविदा कर्मी के केस जीतने के बाद पीएमओ ने गिरवी रखी 27 लाख की एम्बुलेंस। अदालत ने कर्मचारी को 5 लाख के भुगतान के दिए थे निर्देश। मत्स्य यूनिवर्सिटी में गड़बड़ परीक्षा परिणाम का आरोप लगा, छात्रों ने किया हंगामा, वार्ता का नहीं निकला नतीजा, पुलिस जाप्ता रहा तैनात। नाबालिग को घर से बुलाकर रेप के बाद 2 युवकों ने बनाई वीडियो, रामगढ़ थाना क्षेत्र की घटना की नहीं हुई FIR, परिजनों ने उच्चाधिकारियों से लगाई गुहार। और प्रभारी मंत्री कल्ला ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, मिनी सचिवालय में ली समीक्षा बैठक। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रोगियों की सेवा के लिए शहर विधायक कोटे से 27 लाख कीमत की एम्बुलेंस प्रदान की गई थी, लेकिन श्रम न्यायालय में एक संविदा कर्मी के केस जीतने के बाद 5 लाख के भुगतान के एवज में इस एम्बुलेंस को गिरवी रख दिया गया। मामला सामने आने के बाद पीएमओ सफाई दे रहे हैं, वहीं कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। अलवर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान का एक अजब कारनामा सामने आया है। पीएमओ ने विधायक निधि से सामान्य चिकित्सालय को दी गई 27 लाख की एम्बुलेंस को कोर्ट में गिरवी रख दिया। जानकारी के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बाद उसने श्रम न्यायालय में केस कर दिया था। ये कार्मिक केस जीत गया और ऐसे में न्यायालय ने पीएमओ से 5 लाख की राशि चुकाने या फिर कोई वस्तु गिरवी रखने के लिए कहा। इसके बाद पीएमओ ने एम्बुलेंस ही गिरवी रख दी। उधर सूचना मिलने पर पहुंचे शहर विधायक संजय शर्मा ने जिला कलेक्टर को भी मामले से अवगत कराया। विधायक का कहना था कि उन्होंने कोविड के दौरान मरीजों की मदद के लिए एम्बुलेंस दी थी। देखिए 2012 में यहाँ कोई प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से एक कर्मचारी कार्यरत थे, क्योंकि मैंने ये विषय अभी जब मेरे को दिन में जानकारी में आया तो मैंने MRS की मीटिंग में रखा था, कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया था। 2012 में कोई कर्मचारी यहाँ किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए थे, उस प्लेसमेंट एजेंसी ने उनका भुगतान नहीं किया, जिस कारण वो श्रम विभाग का जो न्यायालय है उसमें गए और अस्पताल की तरफ से कोई पैरवी नहीं होने के कारण, वकीलों की कोई पैरवी नहीं होने के कारण श्रम विभाग के न्यायालय, श्रम न्यायालय ने उस व्यक्ति को लाभ देते हुए उसके पक्ष पर निर्णय दिया। फिर चिकित्सा विभाग, जो मुझे अंदर मीटिंग में जानकारी दी गई, वो विभिन्न कोर्ट में होते होते हर कोर्ट में चिकित्सा विभाग के जो हमारे यहाँ अलवर के जो विभाग है वो हारा और माननीय उच्च न्यायालय में भी अभी अपील करी है शायद इन्होंने, या उसमें भी उनको जो नेगेटिव रिपोर्ट आई, मतलब नेगेटिव आदेश आए, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने चूँकि एक एफिडेविट मांगा था माननीय न्यायालय ने, और पीएमओ साहब ने, वर्तमान पीएमओ साहब ने एक एफिडेविट में जो विधायक निधि से गाड़ी कोविड के टाइम पे मेरे द्वारा दी गई थी, जिसकी लगभग 27 लाख लागत है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वो गाड़ी है, उसको एफिडेविट के माध्यम से जब कोर्ट ने एफिडेविट मांगा तो माननीय पीएमओ साहब ने उस गाड़ी को कोर्ट के समक्ष एफिडेविट के माध्यम से ये लिख के दिया कि हम इसको अगर पेमेंट नहीं हुआ तो इस गाड़ी के माध्यम से भुगतान कर लिया जाए। अब दुखद विषय यह है कि चिकित्सा विभाग की तरफ से पैरवी नहीं होने के कारण और जो व्यक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर यहाँ लगे हुए थे, श्रम विभाग से भी चिकित्सा विभाग हारा, उसके पक्ष में निर्णय दिया, और विभिन्न मान्य न्यायालयों का जो निर्णय आया वो भी उस व्यक्ति के पक्ष में गया। और मुझे आज जो जानकारी मिली कि न्यायालय के आदेश पर आज उस गाड़ी को कुर्क करने के लिए वहाँ से जो कर्मचारी अधिकारी आए थे, उनको पीएमओ साहब ने आग्रहपूर्वक ये कह के वापस लौटाया कि हम जल्दी इसका जो पैसा है वो जमा करा देंगे। और मुझे अभी अंदर मीटिंग में भी जानकारी दी कि इसकी अपील इन्होंने संबंधित उच्च न्यायालय में भी दोबारा विभाग के द्वारा की हुई है। तो मैंने ये विषय पूरा कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया कि ये राजकीय संपत्ति है और राजकीय संपत्ति को इस प्रकार कोई भी अधिकारी एफिडेविट पर लिख करके कोर्ट में रहन लिखने के लिए नहीं दे सकता।
5 लाख की अगर राशि उस संविदा जो भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगा हुआ था, और उसमें आप जो न्यायालय में आपने पक्ष हारा आपका चिकित्सा विभाग का, तो चिकित्सा विभाग को देना चाहिए था। वरना आने वाले समय में ऐसा होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति या कोई भी अधिकारी जो होगा, तत्कालीन अधिकारी, इस प्रकार का कोई मामला आया तो हो सकता है कि जो हमारी चिकित्सा विभाग का जो अस्पताल का बड़ा भवन है, इसको एफिडेविट के रूप में लिख करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर देंगे, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो। उधर डॉक्टर चौहान के अनुसार वर्ष 2011 में एक गार्ड प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगा हुआ था। एजेंसी द्वारा हटाने के बाद उसने श्रम न्यायालय में केस कर दिया और वह मुकदमा जीत गया। इसके बाद न्यायालय ने उनसे 5 लाख रुपए जमा करवाने या फिर अन्य सामान गिरवी रखने के लिए कहा था। इसी वजह से उन्हें मजबूरन एम्बुलेंस गिरवी रखनी पड़ी। सौभाग्य सिंह नाम का एक प्लेसमेंट एजेंसी से गार्ड लगा हुआ था, जो कि सन 2011 की बात है, 11-12 की, तो उसको हटा दिया गया था। और प्लेसमेंट एजेंसी ही उसको हटाती है, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी का कर्मचारी है, उसको हटा दिया गया। और उसके बाद उसने लेबर कोर्ट से वो केस जीत लिया। उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन भी हुआ हॉस्पिटल की तरफ से, और वो केस जो है उसके फेवर में रहा, तो उसमें 5 लाख रुपए देनदारी अस्पताल की तरफ से थी। RMRS से आज विधायक निधि से मिली गाड़ी कुर्की के आदेश आए, वो क्या है? वो उसमें एक पहले कोर्ट की तरफ से आया था कि इसकी कंप्लाइंस की जाए, कि नॉन कंप्लाइंस में आ रहा है, क्योंकि हमने जयपुर भी इसके लिए मार्गदर्शन लिया, हाई कोर्ट में भी रिट दिया हुआ था, तो हाई कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो उसमें अंडरटेकिंग के लिए दिया गया था कि जब तक केस फाइनल हो जाता है, या तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है या डायरेक्टरेट से मैसेज आता है, तब तक के लिए इसको अंडरटेकिंग दिया जाता है। नहीं, आप जैसे PMO पद पे हैं, क्या अपना दायित्व हो सकता है कि इस तरह सरकारी संपत्ति को अपन कोर्ट में किसी तरह दे सकें? क्योंकि वो तो संविदा कर्मी था, बात ये है। कोर्ट ने कंप्लाइंस मांगी थी, तो कंप्लाइंस में ये था कि या तो 5 लाख रुपए नकद जमा कराएं, या फिर आप किसी चीज़ को आप गिरवी रखें अस्पताल की। तो वो इसलिए उसको दिया गया था, और मार्गदर्शन के लिए हमने पत्र व्यवहार किया हुआ है। मैं खुद भी जयपुर जाकर आया था। तो ये आपसे निजी तौर पर न्यायालय द्वारा 5 लाख रुपए मांगे गए या नहीं? ये अस्पताल की ओर से एज ए PMO। वहीं जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने बताया कि यह मामला उनकी जानकारी में आया है और इसकी जांच करवाई जाएगी। देखो, मामला मेरे ज़्यादा जानकारी में नहीं है, अभी जस्ट बताया गया मेरे को, तो मैंने PMO साहब को कहा है कि वो हमारे DLR के साथ बैठ करके एक बार हम इसको देखेंगे क्या इशू है, और इशू को देख करके लीगली जो भी हमारे DLR है उनके साथ इसका समाधान करें। क्योंकि सर गाड़ी विधायक निधि कोष से दी गई है, और विधायक जी इसी बात की सूचना मिलते ही भिवाड़ी से चले आए, तो सर मामला इतना कितना गंभीर हो गया जो इतने बड़े स्तर पर पहुँच गया, नीचे कुर्की तक करनी पड़ गई? अभी देखिए, ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है, जितना जानकारी मेरे को मिली है उसके हिसाब से कोई लेबर कोर्ट में कोई व्यक्ति जो यहाँ काम कर रहे थे, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे थे, उनसे रिलेटेड कोई केस लेबर कोर्ट में गया और उसमें कोई आदेश हुए थे, और उस आदेश की अपील की हुई है। लेकिन आगे कोर्ट में क्या स्टेटस है और क्या हम रिलीफ ले सकते हैं, वो एग्जामिन करके ही निर्णय करें। कुल मिलाकर हैरत की बात है कि आपातकाल में मरीजों की मदद के लिए आई एम्बुलेंस को श्रम न्यायालय में गिरवी रख दिया गया। अब चिकित्सा विभाग को इस एम्बुलेंस को छुड़वाने के लिए जल्द ही रकम का इंतजाम करना होगा। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं अलवर के सामान्य चिकित्सालय में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई। PMO कार्यालय में जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनावश्यक उपकरणों के इंतजाम एवं बारिश के पानी की निकासी आदि को लेकर भी उन्होंने हिदायत दी। कलेक्टर के अनुसार पूर्व की बैठकों में सामने आई समस्याओं के समाधान को लेकर भी जानकारी ली गई। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए कुछ उपकरणों को सामान्य चिकित्सालय में लाने की योजना भी तैयार की गई है। जो हमारी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की एक नियमित बैठक होती है, और वो नियमित बैठक में हमने जो पिछली मीटिंगों में जो निर्णय लिए उनकी पालना को देखा है कि उनकी पालना हो गई है। ज़्यादातर एजेंडा की पालना हो गई थी, कुछ एजेंडाज है जिनकी पालना नहीं हुई थी, तो उसकी पालना भी शीघ्र अधिकारियों से करवाने के निर्देश दिए। साथ में PMO साहब को ये बताया कि जो हमारे को इक्विपमेंट्स की जिन जिन भी विभागों में ज़रूरत है उसका एक असेसमेंट कर ले, ताकि हम उन इक्विपमेंट्स को खरीद सकें। और मुझे बताया गया कि कुछ इक्विपमेंट जो है जहाँ पर उन्होंने राज्य सरकार से अनुमति मांगी हुई है,
वो अनुमति आने की अपेक्षा में खरीदे नहीं गए। तो मैं शीघ्र ही वहाँ पे कोशिश करूँगा कि राज्य सरकार में भी जो अपेक्षित स्वीकृति मिल जाए और वो इक्विपमेंट हम खरीद लें, ताकि आम मरीजों को भी सुविधा हो और हॉस्पिटल में भी जो लोग दूसरे लोग आते हैं और डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं वो भी आसानी से अपने ढंग से काम कर सकें। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों को लेकर गुरुवार को खासा हंगामा हुआ। छात्र नेताओं ने कॉपियां ढंग से चेक नहीं होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों के भी फेल होने के आरोप लगाए जिनके पिछले वर्ष बढ़िया अंक आए थे। आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम किस तरह चला। मत्स्य यूनिवर्सिटी बीएससी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों में गुस्सा फूट पड़ा है। इसका मुख्य कारण काफी विद्यार्थियों का फेल होना है। छात्र नेताओं का आरोप है कि बोर्ड कक्षाओं एवं फर्स्ट ईयर में मेरिट में नंबर लेते रहे विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। इस मामले में वैसे तो पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन मंगलवार को छात्र नेता संदीप ओला के साथ भारी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और गेट को बंद करने का प्रयास किया। यहाँ काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी होती रही। इसके बाद विद्यार्थियों से मिलने के लिए कुलपति शील सिंधु पांडे गेट पर पहुंचे, लेकिन विद्यार्थी उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। छात्र नेता ओला परीक्षा की कॉपियों की दोबारा जांच कर रिजल्ट घोषित करने की मांग करते रहे। इसे लेकर उन्हें बताया गया कि छात्र अपनी कॉपियों के लिए रीचेकिंग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम दोबारा जारी करना संभव नहीं है। इसके बाद विद्यार्थी नारेबाजी करते रहे और कुलपति अपने चैम्बर में चले गए। यहाँ पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। परिणाम आया जिसमें 70% से अधिक बच्चे फेल कर दिए गए। बच्चे वो हैं ज्यादातर 12वीं क्लास में मेरिट आई है और फर्स्ट ईयर में 70% से अधिक मार्क, सेकंड ईयर में 70% से अधिक मार्क, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स हैं और थर्ड ईयर में फेल कर दिया गया। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में, ऐसे ही सेकंड ईयर में। जब बच्चा बीएससी में फेल हो रहा है तो कंपटीशन में आगे कैसे जाएगा? जब उसका भविष्य यही खराब हो रहा है तो आगे कैसे जाएगा? यूनिवर्सिटी ने जो कॉपी थी वो अपनी गलत तरीके से चेक की है। मेरा यही निवेदन है इस हिसाब से कि कॉपियों को दोबारा से चेक किया जाए। जिस बच्चे का जिसने अच्छा लिखा है उस हिसाब से उस बच्चे को मार्क्स दिए जाएं। 100% चाहिए। जो फेल है उनको फेल करो ना। फेल हो तो रिजल्ट निकला, जो लिखा उसी का अनुसार रिजल्ट आया है। अगर धरना प्रदर्शन आप जिम्मेदारी ले रहे हो लिखित में मीडिया के सामने कि एक बच्चा जिसके 0 नंबर है वो मेरे साथ पढ़ता है मेरे रूम में, उसकी कॉपियां मैं आरटीआई से निकलवाऊंगा, वो पास हो गया, आप या पद से इस्तीफा दोगे कह रहे हो? आप कह रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ बात नहीं होती है। बॉस मेरी बात सुनो। मैंने कॉपी नहीं देखी ना, मुझे पता क्या लिखा है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि दोबारा नहीं होगा? दोबारा कॉपियां नहीं जची। क्यों? विद्यालय के नियम ले आप, मैं बात कर रहा हूं। आप दोबारा सस्पेंड होके लग गए, नहीं लग गए नौकरी? नहीं था, पता कर लेना। एमपी में सस्पेंड हुए, पता कर लेना। आप दोबारा लग गए, पता कर लेना, फिर बात होगी। गलतफहमी मत पालो। आपको गलतफहमी कह रहा हूँ, आप सस्पेंड होकर दोबारा आ सकते हो। तो ये बच्चे भी वहीं विद्यार्थी कुलपति कक्ष के बाहर जमा हो गए एवं नारेबाजी करने लगे, साथ ही भारी आक्रोश का इजहार किया। उनका कहना था कि टॉपर होने के बावजूद विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम में फेल होना उनकी समझ से परे है। क्या मामला है? क्यों धरना दे रहे हो? मामला ये है कि इन्होंने जब लास्ट ईयर एग्जाम दिए और उससे पहले भी इन्होंने एग्जाम दिए तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, और जबकि इनमें से कई बच्चे ऐसे जिनके 10th में 90+ मार्क्स है, 12th में 90+ मार्क्स है। तो अब ऐसा क्या हुआ? अब ऐसा क्या रीज़न था जो ये फेल हो गए? या तो ये पढ़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये पढ़े नहीं होते तो ये स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़े होते। तो कितने लड़कियां हैं इस तरह की? इस तरह की 70% गर्ल्स हैं। हम लोग कल भी आए थे, कल भी इसी साहब थे नहीं, लेकिन हम आज आए तो ये हमारी सुननी है। सर आज हम जेडी कॉलेज आए, हम लोग धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि इन्होंने 70% लड़कियों को फेल कर दिया। जिन लड़कियों की 10th में अच्छी परसेंटेज थी, 12th में अच्छी परसेंटेज थी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अच्छी परसेंटेज थी ना, उन्हें भी इन्होंने फेल कर दिया। एक सब्जेक्ट में 38 नंबर ला दिया, 48 आ गए और दूसरे में 0 आ गए। इन्होंने ज़्यादातर दलाली से इनको बच्चों को फेल किया है ताकि रिवॉल्यूशन के फॉर्म बच्चे भरे और इनके पास पैसा आए। क्या सभी के साथ ऐसा हुआ या कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ? सर मैं ये नहीं कहती कि सभी के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चे कुछ तो फेल भी होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे फेल तो कभी नहीं होते। उधर छात्र नेता ओला का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये के कारण विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है। साथ ही छात्रों के अनुसार बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को 0 अंक दिए गए हैं, जो संभव नहीं है।
5-7 दिन पहले एक परिणाम आए थे मत्स्य विश्वविद्यालय के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के बीएससी के, तो मेरिट होल्डर बच्चों को इन्होंने फेल कर दिया। जिन बच्चों के पिछली बार 50 में से 50 अंक थे उन बच्चों के 0 अंक दे दिए। वो पिछली बार जिस बच्चे की 90% मार्क्स आए थे उसको फेल कर दिया। प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवाई हैं, वीसी ने उनसे मोटे पैसे लिए। क्या हमारे अलवर जिले के महाविद्यालयों में इतने प्रोफेसर हैं, क्या वो कॉपियां जांच नहीं कर सकते थे? क्या हमारे अलवर के अंदर प्रोफेसर नहीं है जो प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवानी पड़ गई? उन लोगों को ज्ञान तो था नहीं। इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को इन लोगों ने फेल कर दिया। वीसी ने मोटी रकम उन लोगों से डकार ली। एफिलिएशन के नाम पे करोड़ों रुपए इसने कमा लिए। और अब मैंने कहा कि साहब ये बच्चे परेशान हैं, इनका दोबारा से परिणाम घोषित कर दो। तो वीसी के कोई घमंड है कि वो परिणाम घोषित नहीं करेगा। हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक ये वीसी लिखित में आदेश नहीं दे देता है कि परिणाम दोबारा से घोषित होगा। नहीं, इस विश्वविद्यालय को आज बंद कर दूंगा और इस वीसी को इसी कमरे के अंदर नजरबंद रखूंगा जब तक परिणाम नहीं निकालता है। सर, आपकी जो मांग है सभी की कॉपियां दोबारा से जांच करवानी? सभी की। मैं किसी व्यक्तिगत विशेष आदमी के लिए नहीं कह रहा हूँ। हजारों विद्यार्थी, ये बच्चे जो यहाँ हैं, ये कोई पैसे में या कोई नेताओं के लिए बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वो विद्यार्थी हैं जिनकी 90% से ऊपर मार्क्स हैं 12th के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, और वो सेकंड ईयर फाइनल में फेल कर दिए गए। अगर भीड़ बुलानी होती तो आप जानते हो मैं 5000 लड़के भी इकट्ठे कर सकता था, लेकिन मैंने वही विद्यार्थी बुलाए हैं जो रियलिटी में परेशान थे। सर, कितने विद्यार्थी इस तरह के? ऐसे मेरे हिसाब से 20% बच्चों को पास किया है, 80% बच्चों को फेल कर दिया, ताकि यूनिवर्सिटी के पास मोटी रकम रिवेल के माध्यम से इकट्ठी हो सके। सर, कितने विद्यार्थी आते हैं 80%? हमारे हजारों की संख्या में विद्यार्थी, 50,000 के आसपास विद्यार्थी बीएससी के अंदर है। उधर छात्रों की मांग पर जिला प्रमुख बलबीर सिंह भी विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए समझाइश की, साथ ही छात्र नेताओं को लेकर कुलपति से मुलाकात की। होता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोफेसर लगे हुए कॉपियां जांच करें, ये मेरिट वाले बच्चे फेल करते हैं। अब इन बच्चों की मांग है कि दोबारा से रिजल्ट घोषित हो। नहीं, ये बच्चे तो जीने और मरने पे आए हैं। आपको बुलाया, आप इन बच्चों की मांग सुनने के लिए आए। आपका आभार। आप वीसी साहब से बात करें कि इन बच्चों का परिणाम निकालने में समस्या क्या है। जब इतने बच्चों को दिक्कत है, ये बच्चे चाहते हैं कि हमारा परिणाम साहब दोबारा से निकाल दो, तो ये परिणाम निकालने में समस्या क्या है? आप जिला प्रमुख जी हैं, आपके पास जनता आती है कि साहब ये काम गलत हो गया, क्या आप उसको सुधार नहीं करते? आपसे बड़ा तो वीसी नहीं है। तो ये बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं, जो गरीब किसानों के बेटे हैं, जिनका बाप 2-2 हजार रुपए मजदूरी करके फीस भरता है, उन बेटों के साथ अन्याय कर दिया। ये लड़के घर वाले घर में घुस नहीं रहे, मरने को मजबूर है। कोई रेलवे स्टेशन पे जाके मरेगा। इससे अच्छा हमने कहा भाई वीसी की छत के ऊपर ही बैठ जाते हैं। आप इनसे बात करो, इनका परिणाम दोबारा से निकाला जाए, कोई सकारात्मक कार्रवाई इन बच्चों के हित में करे। ना हमें धरना देने में मजा आता, ना वीसी से कोई हमारी दुश्मनी। बीकॉम का परिणाम इसने जल्दी निकाला, हमने इसको बुक्का देके धन्यवाद दिया। आज इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एफिलिएशन के नाम पे करोड़ों रुपए इसने ले लिए और ये कह रहा है कि दोबारा रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये खुद सस्पेंड होके और दोबारा जब लग सकता है तो इन बच्चों का परिणाम दोबारा नहीं निकल सकता। इस तरह से इतने बच्चों को फेल किया गया है। किसी के 0 नंबर आए, उन्हीं बच्चों के 37, 40, 50, 60 नंबर कहाँ से आ जाएंगे? और 70-80 वालों के 0। जिन बच्चों की 12वीं क्लास में 80% है, उनके 0 नंबर है। 20,000 अब जो मेरे सामने बातें आई, हाँ, मेरे सामने जो बातें आई, प्राइवेट लोगों से कॉपी जांच कराई। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट अब दोबारा सरकारी जो विभाग के प्रोफेसर हैं उस बात को इसका मंथन कर रहे हैं। गलती कई बार क्या होता है कागजों में हो जाती है, कई बार नीचे। जिला प्रमुख साहब 3 लोगों की हो सकती है, 30 की हो सकती है, हजारों बच्चों के साथ। अब जो कमेटी में तो आ रहा था, बीच में पता चला तो स्टूडेंटों का, मुझे लगा स्टूडेंटों का भविष्य का। आप जिला प्रमुख है तो आप एक बार दोबारा बात कीजिए। अगर मंत्री जी और प्रमुख साहब ने हमारे लिए मजबूती से वीसी को बात कही है और हमारी मांगों को रख रहे हैं मंत्री के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हम चले गए तो रोज 100 रुपए कहाँ से खर्च करके किराया यहाँ धरने पे आके बैठेंगे। रोज धरने पे नहीं बैठेंगे, प्रमुख साहब का इंतजार करते हैं। जब तक प्रमुख साहब का कोई परिणाम आता है वहाँ से इनकी वार्ता का हमारा धरना चालू रहेगा। उधर इस मुलाकात का भी नतीजा नहीं निकला। इसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए कुलपति ने मेन गेट का ताला लगवा दिया और विद्यार्थी बाहर नारेबाजी करते रहे। बाद में जिला प्रमुख ने अलवर आए प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को भी मामले की जानकारी दी।
उधर कुलपति पांडे ने पत्रकारों को बताया कि परीक्षा परिणाम फिर से जारी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार विद्यार्थियों को रीचेकिंग फॉर्म भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों का फिर से परीक्षा परिणाम जारी करना संभव नहीं है। वहीं कॉपियों की जांच के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही मिली तो संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। रिजल्ट करीब 48% के आसपास आया है बीएससी फाइनल का। बीकॉम का रिजल्ट 80% आया है। बच्चा जो लिखेगा रिजल्ट उसके आधार पे बनेगा कि दबाव बना के रिजल्ट बदलवाया जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो रिजल्ट बदलवाने का दबाव है कि फेल हो गए आप फिर से कॉपी जो नियमानुसार जो कार्रवाई थी रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। हम 15 दिन के अंदर इनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, जो आखिरी दिन बीतते ही हम इनका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। सर अभी ये बात हो रही थी कि प्राइवेट लोगों से कॉपियाँ जांच करवाई गई हैं। एक्चुअल देखिए, ये विश्वविद्यालय का जो पुराना नियम था कि कोऑर्डिनेटर बनाए जाते थे, कोऑर्डिनेटर्स को कॉपी भेजी जाती थी, मुझे चुराते थे। पहले भी यही था, अभी भी यही है। ज़्यादातर हम लोगों ने कहा एलिजिबल टीचर ही कॉपी जांचेंगे। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं आई है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स के नाम होते तय करते हैं, हम एक एक नाम नहीं तय कर पाएंगे कहाँ कहाँ भी जाएगा। जब आएगा अगर नियम विरुद्ध होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है क्योंकि मैंने कंट्रोल एग्जामिनेशन से कहा था रिजल्ट आ रही है बीएससी फाइनल का, एक हफ्ते 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया था हमारे पास। हम लोगों ने उसकी सैंपल चेकिंग भी कराई, तो जो भी एक दो बंडल लेके इन्होंने चेक करा उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा भी था कि इसको एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास जो नियम कहेंगे वही करेंगे। वंस वी हैव गेट द वैल्यू, एक बार कापियों की जांच हो गई फिर दोबारा नियमानुसार नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सैंपल चेक करा लिया था। मेरी कॉपी कैसी जची इसका किसी को बुला के हम लोगों ने देखा था, तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें कोई बहुत। और दूसरे जो मुझे वो लगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 3 यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक रिजल्ट निकाला है। उनके रिजल्ट में मेरे पास अभी भेजा जहाँ से रिजल्ट आता है, मैं उसका भी आपको एनालिसिस बताता हूँ तो आपको लगेगा क्या है। मैंने भी लिखित में आ गया है। अलवर का 57% आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का 49% आया है, बीकानेर का 64% आया है, और बाकी यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया। तो हम लोगों का कोई ख़राब नहीं आया है रिजल्ट, कम हो सकता है 57% ना के बैड रिजल्ट। और दूसरा इसके पीछे एक लॉजिक भी जो हर जगह का काम, देखिए उनका फर्स्ट ईयर का आया है, अलवर का आया है 46%, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का आया है 39%, बीकानेर का आया है 42%, BSc 2 का आया हमारा 46%, उनका आया है 36%, बीकानेर का थोड़ा हमसे ज़्यादा आया है 54%। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, ज़्यादातर जगह हमारे ज़्यादा रिजल्ट है, और जो बच्चा लिखेगा वही रिजल्ट आएगा कि कुलपति लिख के देगा रिजल्ट। एक्चुअल गणित में किस सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, अगर 0 संभव होता है। मैंने खुद वैल्यूएशन किया कई बार, मैं पीजी की मैंने कॉपी ली, पीजी में मैंने कई बार 0 किया, कई बार, 1-2 बार नहीं कई बार। ये कहना गणित के बारे में, गणित का मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ, गणित के बारे में मुझे पता है, गणित में 0 आते हैं, बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं हूँ, मैंने नहीं जांची वैल्यूएशन किया तो मैं नहीं कर पाऊँगा। सर कितने बच्चों को 0 आया? अगर देखिए मुझे नहीं पता है, अगर देखो उस पेपर में 36 नंबर एक एग्जामिनर ने दिए, एक ने 26 दिया, तीसरे ने अगर 0 दिया तो क्या पहले के 2 लोगों ने भी गलती की है? मैंने उसने ठीक कॉपी जांची। अगर तीसरा में गड़बड़ होता तो यूनिवर्सिटी की गलती होती है। माने जहाँ 2 पेपर में बच्चे के अच्छे नंबर है वो किसकी है? बच्चे की मेहनत है। तीसरे में अगर जो खराब होता है तो वो किसकी गलती है? यूनिवर्सिटी की गलती है। ये कहाँ का सच है? अगर 2 के नंबर आप क्रेडिट लेते तीसरे का भी लो अपने आप। यह पहला मौका नहीं है जब मत्स्य यूनिवर्सिटी की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। वहीं मौजूदा गतिरोध समाप्त करना है तो ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे नियमों की पालना भी हो, लेकिन छात्रों का असंतोष भी समाप्त किया जा सके। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं राजर्षि मत्स्य भर्तृ विश्वविद्यालय को जल्द ही ग्राम हल्दीना के नए परिसर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे ने बताया कि इसकी व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि नए परिसर में क्लास भी लगाई जाएंगी, ऐसे में विद्यार्थियों के लिए बस चलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। नए परिसर का कई बार दौरा करने के बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। साथ ही 1 से 1.5 महीने के मध्य यूनिवर्सिटी ग्राम हल्दीना के नए परिसर में आरंभ हो जाएगी। जो हम लोगों ने टेक्निकल उसमें जल्दी काम हो रहा है, उम्मीद है एज अर्ली एज पॉसिबल 1 महीना करीब लगेगा। फर्नीचर के लिए हम लोग कुछ टेंडरिंग करने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या कुर्सी मेज क्लास भी शुरू करना है,
वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम ये हो रहा है कि एक बार वहाँ जाएँ तो पूरी तैयारी के साथ जाएँ, फिर उसमें कोई खरीदारी न हो, एक ही बार में जो खरीदते उसको सेट कर लिया जाए, तब वहाँ पे मूव किया जाए। उसी में प्रक्रिया में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमने पूरे नक्शे 3D पिक्चर देख ली है। समय से ज़्यादा लग रहा है निश्चित रूप से, मैं भी इसके लिए चिंतित हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक्चुअल हमने किसी सरकारी एजेंसी से कहा कि हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं थे कि कैसे उस पर हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, तो हमने किसी सरकारी एजेंसी को कहा, उस एजेंसी ने समय से ज़्यादा समय ले लिया। मुझे उम्मीद थी 15 से 20 दिन, उन्हें 1.5 महीने करीब लग गया है। अब लगभग फाइनल स्टेज पे है उनकी तरफ से। अब सरकारी एजेंसी है तो अपने हिसाब से काम करेगी, हमारे हिसाब से करेगी नहीं। हम लोग लगातार सर अब तकरीबन कितने समय में कंप्लीट होने की उम्मीद है? तो अभी भी 1.5 महीने लगेगा, क्योंकि अभी सो फार वी हैव नॉट वेंट फॉर द टेंडर। हम लोगों ने ओपन टेंडर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक निश्चित समय बता पाऊँगा। सर अभी जो उसमें जो संसाधन लगने आवश्यक जरूरी चीज़ें कितने % वो पूरी हो गई है? वी आर लुकिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग तैयार हो गई, नीचे वाले अंडरग्राउंड में हम लोग नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें सीपेज है अभी, उसका कुछ होता है। ऊपर जो है करीब हमारे पास 50,000 स्क्वायर फीट है, उसमें हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं सर। और वहाँ पे करीब 8 से 10 क्लासरूम्स हम लगाएंगे, जितनी भी हमारी क्लासेज है वहीं पर। सर कैसा लुकआउट है, कैसा उसका दिखता है? जाने के पहले एक बार टेंडर हो जाएगा, फिर आप लोगों के साथ चलेंगे, वहाँ देखेंगे कैसा है, आप लोग भी देखिएगा, सबके साथ चलेंगे। आपने दौरा किया होगा, आपको पसंद है? मैं 2-3 बार गया हूँ, ठीक है, दूरी है बस थोड़ी, और बाकी नहीं। उसके लिए भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं कि कहीं से बस 1-2 स्पॉन्सर मिल जाएगी, तो जिससे बच्चों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। रामगढ़ थाना इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग को घर से ले जाकर 2 लोगों ने दुष्कर्म किया, साथ ही वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। परिजनों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए एसपी से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि हाल ही 1 जुलाई को रात्रि करीब 12 बजे 14 वर्षीय बालिका को दोनों आरोपियों ने यह झांसा देकर घर के बाहर बुलाया कि उन्हें उसके पिता की बकाया रकम चुकानी है। इसके बाद नाबालिग जब घर से बाहर निकली तो इन बदमाशों ने उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया और सुनसान जगह पर ले गए, साथ ही बलात्कार को अंजाम दिया। इसके अलावा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। बाद में बालिका ने परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजनों के अनुसार रामगढ़ पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने की अर्जी दी गई थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में एसपी से एफआईआर दर्ज करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है। सर मेरे पास फ़ोन आया था, उसने बोला कि तेरे पापा के पैसे इनको आकर ले जा। मैं गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा और उसके साथ एक और था, उसने मेरा मुंह दबाया और मेरे संग गलत से लग गया। कौन लोग थे वो? कितने लोग थे? 2। क्या नाम है उनका? एक का नाम इरफान था और एक का नाम आदिल। जिस बहाने से बुलाया था आपको? तेरे पापा के पैसे इनको आकर ले जा। काम के पैसे हैं, उनको ले जा। हाँ। घर पे और कोई नहीं था उस समय? मेरी मम्मी थी। आप क्यों गए थे? पैसों के लिए गई। वहाँ पर घर पे बुलाया था खुद भी? हाँ। उनके घर पे कोई नहीं था उस समय? हाँ थी ना मेरी मम्मी। उनके घर पे? उनके घर पे पता नहीं मुझे। तो फिर क्या हाथ पकड़ा, क्या किया? हाथ पकड़ कर खींच लिया था मुझे। पुलिस में शिकायत दी थी आपने? हाँ। उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। गांव वाले बहुत दबाव बना रहे हैं कि आपको मारेंगे, गांव से निकाला जाएगा, और कहा नाम से हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। हमारे जो थाने वाले, रामगढ़ थाने वाले, वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे, इसलिए हम अलवर आए हुए हैं। और हम कितने तारीख को मामला हुआ था? वो एतवार वाले के आपके पापा के पैसे इनको ले जाओ। इसका पापा पता ही करता है, इसलिए उन्होंने इस बहाने से बुलाया था। इसका हाथ पकड़ा और खींचा, एक ने इसका मुंह दबाया और जब इसे गलत काम किया। कौन लोग हैं? गांव के थे। क्या नाम है? एक इरफान है और एक आदिल है। दबाव किसके द्वारा बनाया जा रहा है? वह साफिया के द्वारा? हाँ, साफिया के द्वारा दबाव उठा रहे हैं। पुलिस के ऊपर दबाव बना? हाँ, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे। पुलिस इस वजह नहीं उठ रही हमारे लिए। मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया अभी? नहीं, वह नहीं किया, और जल्दी से जल्दी वह गिरफ्तार हुए और हमारी सुनाई करें। हम ये चाहें। क्या बोल रही है? न्याय चाहें। वो नहीं सुनाई कर रहे हमारे लोगों की। हम ये चाहें वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और हमारी सुनाई हो। लोग जो गांव वाले हैं वो दबाव ये कर रहे हैं कि तुमको जान से मार डालेंगे और तुमको निकाला जाएगा गांव से बाहर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। शहर के मिनी सचिवालय में गुरुवार को प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इंदिरा गांधी योजना में ऋण प्रदान करने की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर पुखराज सेन सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम के नवीनीकरण के लिए सूचना देने की खातिर ऐप विकसित करने के लिए निर्देश भी दिए गए।
वहीं इंदिरा गांधी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण नहीं मिलने पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों में से केवल 17 लोगों को ही ऋण मिल पाया है। ऐसे में जिला कलेक्टर को बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पानी के इंतजाम को लेकर भी प्रभारी मंत्री कल्ला ने हिदायतें दी। अलवर जिला में DLOs की मीटिंग ली गई, उसमें जनप्रतिनिधियों के साथ हमने विचार विमर्श करके और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की समीक्षा की। इसमें अलवर जिला 8 सूत्रों में A कैटेगरी में है, 2 में C और 4 में D कैटेगरी में है। तो उसमें 2 पॉइंट तो वृक्षारोपण के हैं, तो वृक्षारोपण होते ही वो फिर A डिग्री में आ जाएगा। कुछ के टारगेट्स अभी तक मिले नहीं हैं, इसलिए ही टारगेट्स को सामने रखते हुए हम लोग चल रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी ठीक है। फ्लैगशिप योजनाओं में मुख्य रूप से ये जोर दिया गया कि एक तो शुद्ध के लिए युद्ध में बहुत प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए ताकि लोगों को शुद्ध चीज़ें मिल सके। जो डिपो खाली हैं उनको 2 महीने के अंदर अंदर चयन करके नए डिपो होल्डर्स बनाए जाएं ताकि लोगों को वहाँ पर रियायती दर पर सामान मिल सके और सरकार की अन्य योजनाएं जो है अन्नपूर्णा योजना वगैरह इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त कुओं को कनेक्शन देने की बात हुई। राहत कैंपों में जिन जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी जानकारी ली गई। प्राय जितने भी जागरूक लोग हैं उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बहुत मामूली रजिस्ट्रेशन बाकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में भी करीब 90% करीब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स देते हैं अथवा जिन कैटेगरीज़ का फ़ायदा जिनको नहीं मिल रहा उनको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। उसके लिए ये कहा गया है कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे उनको जैसे ही उनका 1 वर्ष पूरा होता है उनको सूचना दे दी जाए, भैया आपको दोबारा 800 रुपये भरने हैं। वो जो लोग पैसे वाले हैं या इनकम जिनकी ज़्यादा है, इस योजना का लाभ उनको भी मिल रहा है। आज मान लीजिए कोई आदमी 25 लाख का बीमा कराए, उसको 60,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक भरने पड़ते हैं साल की स्वास्थ्य बीमा योजना में। इसमें 800 रुपये में ही वो कवर हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उनको हमने निर्देश दिए कि एक ऐसा ऐप बनाओ जिससे जैसे ही नवंबर या दिसंबर का महीना आए उनको उससे पहले ही सूचना हो जाए कि भाई आपको अपनी किस्त 800 रुपये की भरनी है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत भी सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज हुए हैं उनका ब्यौरा मांगा गया। दवाइयाँ कितनी हैं, जांचें कितनी हैं, इन सब की जानकारी ली गई। और इसके साथ साथ जो फ्लैगशिप योजनाओं में पेंशन तत्काल भरी जानी चाहिए, जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है उनकी पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। पालनहार योजना का पैसा जो DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है इसमें कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार सरकार की अनेक योजनाएं जिनमें DBT के माध्यम से पैसे जमा होता है उन योजनाओं का भी अधिक से अधिक लाभ लिया जाना चाहिए। बैंकों का जो ऋण देने का काम है वो लगभग 10% के करीब है। तो शीर्ष बैंक के अधिकारी को जो PNB के हैं उनको कहा गया है कि वो जिला कलेक्टर के साथ तमाम बैंकों के अधिकारियों की एक मीटिंग कराएं, क्योंकि 50,000 का जो लोन देने में भी उनको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि ये इसको आप इम्प्रूव करो। यानी 15,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी, उसमें लगभग 1700 लोगों को ही लोन मिला है। ये लगभग 10% 11% के करीब आता है। उधर बैठक में विधायक दीपचंद खैरिया, कांति मीणा, संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, सभापति घनश्याम गुजर, जिला कलेक्टर पुखराज सेन और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भाजपा पर पानी के मुद्दे को लेकर सिर्फ वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। प्रभारी मंत्री कल्ला की मौजूदगी में अलवर में हुई बैठक के दौरान उन्होंने हाल ही शहर विधायक द्वारा रूपारेल नदी पर पहुंच जलकुंभी हटवाने को लेकर यह टिप्पणी की। मंत्री जूली के अनुसार उनके और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के तत्कालीन सांसद कोटे से पानी को लेकर अनेक कार्य हुए। साथ ही जैसमंद में पानी जाने का रास्ता फिर से निकला है।
उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी परियोजनाओं को रोकने का काम भाजपा द्वारा किया गया, वहीं अब कांग्रेस पर दबाव बनाकर विकास कार्यों को रोकने का काम किया जा रहा है। बारिश हो जाएगी तो जल कुंभी और कुंभी सब बह के आ जाएगी। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने के लिए वहाँ पे गए हैं। कौन सी तो जल कुंभी निकाल दी। 4.5 करोड़ रुपए पिछली बार हमारी सरकार थी, तब हमने इसकी पूरी छटाई की थी। उस समय मैंने मेरे कोटे से 20 लाख रुपए और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अपने एमपी कोटे से 5 लाख रुपए देके वहाँ पे एक इस प्रकार निर्माण कराया था और इसको टनल जो जहाँ पे है, जहाँ पहले भरतपुर की तरफ ज़्यादा पानी जाता था, उसको अपनी तरफ नीचा कराया था। ये काम हमारे कार्यकाल में हुआ। उसके बाद 5 साल बीजेपी की सरकार रही, एक पैसे का काम वहाँ पे नहीं हुआ। अब वापस हमारी सरकार आई है, हमने वहाँ से यहाँ तक की खुदाई के लिए 2 करोड़ से अधिक की राशि, इस बार भी मैंने 5 लाख रुपए मेरे कोटे से भी इसके अंदर दी है। वो काम वहाँ से पूरी चैनल सफाई का हमारा हो रहा है। बारिश होने के बाद में पहली बारिश जब हुई है तो पानी जैसे उनके अंदर आया है। निश्चित तौर पर इसके बाद पानी की में काफ़ी सुधार होगा पानी की व्यवस्था में। अभी 15-20 ट्यूबवेल भी शहर के लगे हैं और लगातार चल रहे हैं। आज की तारीख में भी मशीन चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये बात उठा के अपने जो उनका एक जनप्रतिनिधि होने का धर्म है वो न निभा के ये सारी चीज़ें हम लोगों पे डालते हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार होने के नाते हम ये काम कर रहे हैं। आज नगर परिषद इनकी है, आज विधायक इनका है, आज सांसद इनका है। ERCP का प्रोजेक्ट अटका हुआ है 13 जिलों का, जिसमें पूरा भविष्य है। आप अलवर शहर की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा पूरे अलवर जिले के अंदर पानी की भयंकर समस्या है। ERCP नहीं, मैं कोई नहीं रोक रहा, बोरिंग हो रही है, वो बताएं तो सही। देखिए झूठे बयान दे रहे हैं, निहायत ही असत्य बोल रहे हैं। वो बताएं कि यहाँ पे कितने बोरिंग हमने रुकवाए हैं और उनके कोटे से उन्होंने कितने सैंक्शन कराए हैं, कितने विधायक कोष से और कितने सांसद कोष से यहाँ बोरिंग इन्होंने कराए। दूसरी बात, अभी जो सांसद महोदय बड़े बड़े अखबारों के अंदर भी दे रहे थे कि हमने ये स्कीम इतनी करा दी, और जिसमें अलवर शहर और अलवर ग्रामीण और राजगढ़ और रामगढ़ ये पूरा इलाका उन्होंने छोड़ दिया, और जो एरिया कराया उसमें भी 60% पैसा राजस्थान सरकार देगी, 40% पैसा भारत सरकार देगी, और खुद श्रेय लेने की उसके अंदर होड़ कर रहे हैं। जबकि ये बता दें कि आज तक इन्होंने पानी के लिए किया क्या है। 25 के 25 सांसद जीत के गए हैं, चुप बैठे हैं। ERCP के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ा कुआ में घरेलू विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक गुट की 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें मालाखेड़ा से अलवर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बड़ा कुआ निवासी मुनीम चंद सैनी और उसके भाई राजू एवं पत्नी वर्षा सहित संगीता और भागचंद पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इनका सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। सर, ये मालाखेड़ा गांव बड़ा कुआ है। यहाँ दोनों पक्षों में चाचा ताऊ में विवाद हो गया घरेलू बात को लेकर, और इन्होंने 5 सदस्य को ज्यादा गंभीर हालत खराब है। इनके सर में पैर में हाथ तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है, और सर में ज्यादा गंभीर चोट आई हुई है। इनके 5 लोगों के लगी हुई है, 2 महिलाएं और 3 भाई है। किसने हमला किया? इनके चाचा ताऊ ने। क्या नाम है? उनके नाम है पप्पू, रिंकू, मदनलाल, अशोक और इनके लड़के धर्मेंद्र और गहलोत जी। हाँ, लाठी से, डंडों से, फावड़ों से इनके चोट दी है। विवाद क्या है? सर, इनका विवाद कुछ नहीं था। इन्होंने सिर्फ एक कोई छोटी मोटी घरेलू बात थी, उनके ऊपर ही इनका सुबह विवाद हो गया। पहले भी हुआ कभी? नहीं, पहले कोई विवाद नहीं था इनका। एक ही परिवार में रहते हैं? एक ही परिवार में रहते हैं सारे सदस्य। मकान भी एक ही है? नहीं, मकान अलग अलग है इनके। ये सुबह करीब संगीता ये होगी 6 साढ़े 6 करीब 6 साढ़े 6 बजे। हाँ, मालाखेड़ा अस्पताल इनको भर्ती करवाया था, फिर वहां से उन्होंने रेफर कर दिया ज्यादा गंभीर होने के कारण। हाँ, वहाँ पुलिस आ गई, रिपोर्ट दर्ज करवा दी है वहाँ। अलवर शहर में एसएमडी सर्किल पर गत रात्रि कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी बीच स्विफ्ट में सवार भूगोर बाईपास के एक व्यक्ति और उसके साथी ने लाठी, डंडों और लोहे के सरियों से हमला कर दिया। राह चलते लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई है। वहीं इस घटना की रिपोर्ट अरावली विहार थाने में दर्ज करवाई गई है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप KS बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में वार्ड 27 स्थित धीवर रैगर बस्ती के लोग गुरुवार को पानी की समस्या को लेकर मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि क्षेत्र में पिछले 3-4 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में लोगों को दूर दराज से पानी लाकर या फिर खुद के खर्च पर टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। वहीं इस बस्ती में पानी की समस्या को देखते हुए शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने कोटे से एक बोरिंग स्वीकृत की थी, लेकिन बोरिंग को लगाने के लिए ठेकेदार इस बस्ती में मशीन नहीं पहुंचने का तर्क दे रहा है, जबकि यहां मशीन आसानी से जा सकती है। और सर, हम कम से कम 6-7 साल से परेशान हैं। पानी की हमारी बस्ती में कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी हमें दूर दूर से लाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर जाते हैं, हम काम धंधे को भी नहीं जा पाते हैं सर। और सर पानी, सर टैंकरों से पानी पैसा खर्च करके सर वो मंगाने पड़ते हैं टैंकर, उससे हमारा काम चलता है। और सर पूरी कच्ची बस्ती है और गरीब लोग हैं सब, वो पैसे जोड़ जोड़ के कमा कमा के उन टैंकरों के पानी में पैसे उठाने पड़ते हैं सर। दूर दराज से लाना पड़ता है। हाँ सर, दूर दराज से 1-2 किलोमीटर से पानी लेके आना पड़ता है सर। पीने के पानी की किल्लत है सर। पीने नहाने धोने की तो बात दूर, पीने का पानी नहीं है सर। अभी अधिकारी से मिले थे, इनकी तुम्हारी बोरिंग मंजूर करवा देंगे सर। अब 3 फेस की बोरिंग मंजूर रह गई। अब वो ठेकेदार जो कह रहा है कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं जा पाएगी तुम्हारी बस्ती में, जबकि पहले उस एरिया में 2 गाड़ी जा चुकी हैं सर। ठेकेदार से खूब हमने विनती कर ली, साहब परेशानी हमारी बहुत ज़्यादा है और इस बोरिंग होगी तभी हमारी समस्या का समाधान होएगा।
लेकिन वो ठेकेदार वो सुनने को तैयार नहीं। सर हमारा यही है कि आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से भी निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या को सुने हुए, और सर अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम सामूहिक रूप से रैगर समाज, धीवर समाज मिलकर कलेक्टर ऑफिस में धरना देंगे। सर अलवर नगर परिषद ने गुरुवार को आटे वाली गली स्थित 2 गोदामों में पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की है। यहां राजेंद्र प्रकाश, वेद प्रकाश नामक फर्म से पॉलीथीन से भरे करीब 40 कार्टून जब्त किए गए हैं। दुकानदार गौरव खंडेलवाल ने बताया कि इन पॉलीथीन और डिस्पोजल सामग्री की कीमत करीब 90,000 रुपए है। दुकानदार का कहना है कि सरकार ऐसी सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करे जिससे माल यहां तक नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार दोनों गोदाम एक ही घर में थे और इनसे करीब 4 क्विंटल माल जब्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज कार्रवाई करनी थी और पोल्यूशन बोर्ड की टीम हमारे साथ आई हुई है, तो उनके साथ मिलकर आज ये कार्रवाई करनी थी। ये जो प्रतिबंधित डिस्पोजल वगैरह आइटम है, पॉलीथीन वगैरह, उनके खिलाफ कार्रवाई। कितने टेम्पो तक आ चुके हैं? अभी 2 टेम्पो आ चुके हैं और कार्रवाई जारी है। अभी और कार्रवाई जारी है, थोड़ा बहुत माल और। बढ़ते अगली खबर की ओर। जब भारत तिब्बत संघ की अलवर इकाई ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 88वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नंगली सर्कल के समीप स्वामी विवेकानंद स्मारक परिसर में विचार गोष्ठी के साथ ही पौधरोपण किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक डॉक्टर के गुप्ता ने धर्मगुरु दलाई लामा के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही तिब्बत की आजादी और कैलाश मानसरोवर के मुक्ति आंदोलन में भारत तिब्बत संघ के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। आज हम सब यहाँ पूज्य दलाई लामा जी की जन्म तिथि मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और उस उपलक्ष्य में यहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक पर पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है। दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु रहे हैं। चीन ने आक्रमण करके, अतिक्रमण करके तिब्बत को हथिया लिया और उसी उपलक्ष्य में तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए दलाई लामा को तिब्बत से पलायन कर भारत में आना पड़ा। साथ ही हमारे तीर्थ स्थल मानसरोवर वो भी तिब्बत में ही है, उसको भी हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं और वहाँ हमारी यात्रा सकुशल हो, जिसमें चीन का किसी तरह का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। उस उपलक्ष्य में भी हम लगे हुए हैं। इस कार्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं और तिब्बत और हमारी संस्था जो है भारत विकास पर भारत जो है और तिब्बत, हम एक साथ इसके लिए प्रयत्नरत हैं। दलाई लामा भी इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और आवश्यकता है कि तिब्बत को हम आज़ाद भी करावें, जिससे कि वो पुनः भारत में हम उसको मिला सकें। अलवर बस स्टैंड के मुख्य द्वार के समीप टॉयलेट के आसपास गंदगी का आलम बना हुआ है। वहीं नालियां चौक होने की वजह से दूषित पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा बदबू से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उधर अलवर आगार के मुख्य प्रबंधक के अनुसार बस स्टैंड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में नियमित रूप से सफाई की जा रही है। इसके अलावा टॉयलेट की चौक हुई नालियों से पानी की निकासी जल्द करवाई जाएगी। अलवर आगार के परिसर में जो सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय बने हुए हैं उन पर बराबर रूप से हमारे द्वारा वो सफाई करवाई जा रही है और एक जो टॉयलेट है वहाँ पर जो नाली का कार्य है उसकी खुदाई भी पहले करवाई गई थी और दोबारा इस पर कार्य करवाकर सफाई करवाई जाएगी। इसमें पानी के निकास के लिए जो अवरुद्ध नालियाँ हैं उनको सफाई करवाकर और इसका कार्य करवाया जाए। वन विभाग की ओर से अलवर शहर की नयाबास और मुंगस्का नर्सरी से 1 जुलाई से पौधों का वितरण शुरू कर दिया गया है। यहां से आम जन आधार कार्ड दिखाकर निर्धारित दरों पर पौधे ले सकते हैं। नर्सरी प्रभारी हेम सिंह ने बताया कि नयाबास स्थित नर्सरी से 3.5 लाख एवं मुंगस्का नर्सरी से 2,90,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक जन आधार कार्ड से 200 पौधे तक लिए जा सकते हैं। वर्ष 2023-24 में पौधशाला नयाबास से 3,50,000 पौधे और पौधशाला मुंगस्का से 2,90,000 पौधों का वितरण का लक्ष्य है, जिसके अंदर 1 जुलाई से लगभग 800 से 1,000 पौधे प्रतिदिन वितरण किए जा रहे हैं। आधार कार्ड से आम नागरिक को एक आधार कार्ड पर 200 पौधे दिए जा रहे हैं। 10 पौधे तक 2 रुपये प्रति पौधा, 11 पौधे से 50 पौधे तक 5 रुपये प्रति पौधा, 51 से 200 पौधे तक 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से, यानी 200 पौधे 1720 रुपये में दिए जा रहे हैं। पौधशाला नयाबास से लगभग 5,000 और मुंगस्का से 10-11 हज़ार के लगभग पौधे वितरित किए जा चुके हैं।
एनईपी थाना पुलिस ने सूने मकान से चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि अंबेडकर नगर निवासी हेमंत कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके मकान से नकदी एवं लैपटॉप सहित अन्य सामान चोरी हो गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई। इसके बाद जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर सूरज और सादिक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया, जिस पर दोनों को न्यायालय में पेश कर फिर से जेल भेज दिया गया है। हेमंत कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी 84 अंबेडकर नगर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मकान में दिन में चोरी करके अज्ञात शख्सों ने एक लैपटॉप और कुछ नकदी चुरा लिए हैं, जिस पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और पूर्व में ही जेसी में चल रहे मुलजिम सूरज और पुत्र जितेंद्र और मोहम्मद आरिफ सादिक उर्फ काला पुत्र मोहम्मद दिलसार को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने परिवादी के घर से दिन में लैपटॉप और नकदी पैसे की चोरी की थी, जिस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं जेसी रिमांड पे। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित राजनगर में हाल ही हुई चोरी के मामले में आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर माल बरामद किया था, लेकिन 1 महीने बाद भी पीड़ित परिवार को ना तो माल मिला है और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है। ऐसे में पीड़िता रेशम देवी चक्कर लगाने को मजबूर है। रेशम देवी के अनुसार 2 दिन बाद ही संबंधित आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद अभी तक उन्हें माल सुपुर्द नहीं किया गया है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। ये 11 तारीख के दिन में 1:30 बजे की है जी। कौन सी जगह की है? राजनगर शिवाजी पार्क। क्या घटना है? चोरी का है जी। हमारे घर से पूरे जेवर ले गए चोर और 11 तारीख को दिन में 1:30 बजे घुसे हैं। हमारे पास फुटेज है और चोर पकड़े भी गए 8 घंटे बाद, और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही कि 5 चोरियों का माल था। और हम एसपी से 3 बार मिल लिए, 2 बार एडिशनल एसपी से मिल लिए और आईजी के पास भी मिला है जयपुर। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं माता जी, कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। कितने की चोरी थी लगभग? लगभग 35-40 लाख की। तो आप लोगों ने बिल वगैरह सब पेश कर दिए इसमें? हाँ, बिल भी हमारे पास, हमने एसपी के पास पेश कर दिए थे। उसके बाद भी दबाया जा रहा है क्या मामले? इस मामले को दबाया जा रहा है। चोर हाँ भर रहे हैं पूरे सामान, चोर हाँ भर रहे हैं उसकी? चोर हाँ भर रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको दबा रही है। हमारे को भी डांट रही है कि इतना माल नहीं था तुम्हारा, तुम झूठ बोल रही हो। हम कहे बिल है हमारे पास पक्के। कुल पुलिस खा गई जी, सदर थाने का नाम ले रहे हैं वो, सदर वालों ने खा लिया, हमें पूरा माल उनको दे दिया। पुलिस चोर ये कह रहे हैं कि सदर वालों का नाम ले रहे, सदर वालों को सब कुछ दे दिया। हमारी पत्नियों समेत हमने लाए छापा मारा और मेरी चोरी के 8 घंटे बाद ही चोर मिले गए। कितने लोग हैं चोर? 4 जेंट्स हैं जी, 2 यहाँ के लोकल हैं, 2 बाहर के हैं और 2 लेडीज। राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अलवर के एडवोकेट गणपत सिंह नरूका को सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। अधिवक्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। नरूका ने बताया कि वह तीसरी बार राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में सरकारी वकील पद पर नियुक्त हुए हैं। एक बार फिर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। राजस्व अपील अधिकारी अलवर में मैं इससे पहले 2 बार पहले भी गवर्नमेंट एडवोकेट रह चुका हूँ। राज्य सरकार ने अब तीसरी बार मुझे इस पद पर कार्य करने का अवसर दिया है। मैं अपने क्षेत्र के लिए तो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हूँ। वहाँ के लोगों की मैं मदद करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा। मैंने कभी आय तो बनी की गरीब आदमी की मदद की है और पहले भी की थी, अब भी करता रहूँगा। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के खारबास निवासी 14 वर्षीय बालक साहिल खान 4 जुलाई से लापता है। उसके पिता ने जानकारी दी कि उन्होंने अपने पुत्र को चांदोली गांव भेजा था, लेकिन शिवाजी पार्क स्टैंड पर बस में काफी भीड़ होने की वजह से वह चांदोली नहीं गया, लेकिन इसके बाद से साहिल लापता है। शिवाजी पार्क थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। मैं गाँव में रहता हूँ, गर्मी गाँव चला जाता हूँ मैं 2 महीना के लिए, 1.5-2 महीना के लिए। तो बहू बेटा तो यहीं मकान पर रह रहे हैं, मैं गाँव में रहूँ, बच्चों मेरे साथ में हूँ। स्कूल खुली 1 तारीख को, 2 तारीख को दीतवारी, 3 तारीख को स्कूल में खुद लेके आयो, खुद घर गांव गयो, 4 तारीख को मैं खुद गांव से लेके आयो, स्कूल छोड़ के आयो। वहाँ के बाद में यहाँ घर पे आ गो अपने शिवाजी पार्क। यहाँ से 2 बजे मैंने खुद ने भेजो, 2 से 2:30 बजे यहाँ से गांव के लिए।
वो पहुँच गए शिवाजी पार्क स्टैंड पे। वहाँ से वह 3:10 या 15-20 मिनट के बीच में के गाँव वाला ने देखो भी है वहाँ। वो बस में भीड़ बहुत ज़्यादा है, वह दिन बस में भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ में वो बैठो ना है। वहाँ के बाद में कोई पता ना है साहब, कोई सुर ना चल रही अब तक भी। तो गांव पहुंचने के बाद गांव वालों ने देखा गाँव है? नहीं पहुँचा सर, शिवाजी पार्क स्टैंड तक पहुँचा है वो। अच्छा, गाँव तो पहुँचा ही नहीं है वो, शिवाजी पार्क स्टैंड पर। यहाँ से ना पता है वो। कितनी उम्र है? 14 साल उम्र है साहब, 7वीं में पढ़ रहा है। कौन से स्कूल में? ये बड़ी स्कूल है, 12वीं है, वह है अंग्रेजी, वह है सरकारी है शिवाजी पार्क में। चांदोली घाटी बाहर जाना, मैं खुद ने भेजा है सर, वो जाने के ना करा, खुद ने भेजा है। अच्छा, चांदोली को? हाँ, वो कहीं है कि मैं 1.5-2 महीने से गाँव गया हुआ हूँ, तो मैं ट्यूशन लगा रखा, मैंने छुट्टी मन की बेटा यहाँ पढ़े अब तो ट्यूशन ना करेगा उनको पापा। 3:30 बजे तक मैं ट्यूशन पहुँचाऊँगा गाँव। 3 बजे स्टैंड पे पहुँच गए, 3:10-20 मिनट पे देखो लोग बागन ने बड़ में वहाँ में भीड़ बहुत ज़्यादा है बस में, वहाँ के कारण वो बैठो ना है, वहाँ के बाद में कोई पता नहीं था। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ जी, कल करा दी। क्या परसों सूचना दे दी हमने रात को 12 से 1 बजे, कल रिपोर्ट दर्ज करा दी। श्रावण का पहला पर्व नाग पंचमी शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन महिलाएं सामूहिक कथा सुनेंगी। इस दिन काल सर्प दोष की पूजा और निवारण करवाने से कष्टों से राहत मिलने के साथ ही मनोकामना पूरी होती है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली नाग पंचमी कल 7 जुलाई शुक्रवार को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। सावन मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में पंचमी तिथि को नाग पंचमी का यह पर्व मनाया जाता है, परंतु राजस्थान प्रांत में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को ही प्रतिवर्ष नाग पंचमी का यह पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे ब्रिया पाचे भी कहते हैं। इस दिन नाग पंचमी के दिन महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के चौराहों पर या शाप की बामी में या जहाँ भी सपेरे द्वारा सर्प उपलब्ध होते हैं वहाँ पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग पंचमी की कहानी सुनती है। शास्त्रोक्त पंचमी तिथि के स्वामी सर्प देवता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें इस दिन काल सर्प दोष की पूजा व निवारण करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और काल सर्प दोष से पीड़ाओं से व कष्टों से उन्हें शीघ्र मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन जो भी श्रद्धालु नाग देवता की श्रद्धा से विशेष पूजा अर्चना करके नाग देवता को प्रसन्न करते हैं, नाग देवता कभी उस परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य व पुत्र पौत्र आदि का विशेष आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। इसलिए श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली नाग पंचमी कल 7 जुलाई शुक्रवार को ही बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा के एक चरवाहे की जान बकरी को बचाते समय रेल की चपेट में आने से चली गई। चरवाहा धूलिया फकीर स्थानीय रेलवे स्टेशन के समीप अपने परिवार के साथ रहता था। गुरुवार को उसकी एक बकरी रेल पटरी के समीप चली गई थी। चरवाहे ने उसे वहां से निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान एक ट्रेन आ गई और इसकी चपेट में आने से चरवाहा घायल हो गया। उसे मालाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलवर रेफर कर दिया गया। इस दौरान 108 एम्बुलेंस का इंतजार होता रहा। दूसरी ओर सीएचसी में खड़ी एम्बुलेंस उपयोग में नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद चरवाहे ने दम तोड़ दिया। इसे लेकर परिजनों में गहरा रोष नजर आया। वहीं मालाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मालाखेड़ा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त जेपी सिंह ने पौधे लगाए। साथ ही विद्यार्थियों से मानसून के दौरान पौधारोपण की अपील भी की। साथ ही इनके संरक्षण पर जोर दिया। विद्यालय के संस्था प्रधान, स्टाफ सदस्यों और शिक्षक नवीन कुमार आदि ने अतिथियों का अभिनंदन किया। मालाखेड़ा क्षेत्र के अनेक सेवा भावी मूक प्राणियों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। वन क्षेत्र सरिस्का में रहने वाले लंगूर कई बार ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई ग्रामीण उन्हें खाने के लिए चपाती और फल प्रदान करते हैं। साथ ही प्यास बुझाने के लिए पात्र भी रखते हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में नटनी का 12 से 12 भटकोल सड़क मार्ग पर कृषि भूमि में अवैध प्लॉटिंग जारी है। यहां सड़क के दोनों ओर ऐसी प्लॉटिंग की जा रही है। वहीं इसे लेकर पटवारी उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भी प्रेषित कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी भू माफिया रुक नहीं रहे। जबकि कृषि भूमि का आबादी में कन्वर्जन कराने पर सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है। माचाड़ी में स्कूल मैदान के समीप गजरून का बास की ओर जाने वाला रास्ता बदहाल है। इस कच्चे रास्ते में जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। वहीं गड्ढों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इन गड्ढों में लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। साथ ही बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। क्षेत्र के निवासी भगवान साय सैनी, हरिमोहन सैनी, मूलचंद, रामप्रसाद, कालूराम, सीताराम सैनी और नागपाल शर्मा आदि ने इस पर रोष जताया। साथ ही कहा कि जानकारी देने के बाद भी पीडब्ल्यूडी कनिष्ठ अभियंता ने सीसी रोड बनवाने को लेकर कदम नहीं उठाया है। रहने उपखंड क्षेत्र के ग्राम थुमड़ा के निवासी भूपेंद्र भंडारी ने नीट की परीक्षा में कामयाबी पाई है। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग में 1519वीं रैंक प्राप्त की है। ऐसे में उनका स्थानीय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सम्मान किया गया।
12वीं तक रैनी में पढ़ने के बाद उन्होंने सिर्फ 6 माह तक जयपुर में तैयारी की थी और प्रथम प्रयास में यह सफलता हासिल की है। उनके पिता महेश चंद बैरवा गांव में चिनाई मिस्त्री का कार्य करते हैं। वहीं सम्मान कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राम अवतार बलाई, जगराम मीणा, बबलूराम, सवाईराम और SS दाताराम आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह भंडारी है। मैं गांव सुमड़ा का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से हुई है। तो नीट में आपने कौन सी रैंक प्राप्त की है? मेरी सर 1519 रैंक है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए और जमकर बारिश हुई। वहीं इसके चलते नाले उफन कर सड़क पर आ गए। साथ ही मुख्य स्टैंड पर सड़क का पानी भर गया। उधर तेज बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी है। वहीं महेश चंद शर्मा और राजेंद्र कुमार शर्मा सहित कस्बे वासियों ने बताया कि व्यापक बारिश के चलते गर्मी और उमस से राहत मिली है। भिवाड़ी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश महेंद्र टाइगर को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। वह बहरोड थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। महेंद्र हत्या के मामले में बाल सुधार गृह जयपुर में बंद था और अपने साथियों के साथ करीब 10 माह पूर्व फरार हो गया था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, फायरिंग और अवैध हथियारों के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। भिवाड़ी स्थित एवेलॉन रॉयल पार्क सोसाइटी में गत देर रात 11वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान नीमराणा के माजरी गांव निवासी लक्ष्मण यादव के रूप में हुई है। वह ओल्ड राव होटल का कर्मचारी बताया जा रहा है। उधर सूचना मिलने पर फूलबाग थाना पुलिस ने शव को भिवाड़ी अस्पताल पहुंचाया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर उत्तर प्रदेश में जानलेवा हमले के खिलाफ तिजारा कस्बे में रैली निकाली गई। वहीं तहसीलदार बसंत कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा देने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान भीम सेना प्रभारी जयप्रकाश, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यप्रकाश, जिला पार्षद अनिल कुमार, सोनूराम मेघवाल और योगेंद्र कुमार आदि की मौजूदगी रही। यूपी में हमारे जो दलित नेता हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक जानलेवा हमला किया गया था। उसके विरोध में आज तिजारा में भीम आर्मी व सर्व समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमने मांग रखी है कि चंद्रशेखर रावण जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसलिए हमने आज SDM साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। राव शिक्षा समिति कोठी नारायणपुर की ओर से संचालित रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट में निःशुल्क लाइब्रेरी शुरू की गई है। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने किया। उन्होंने लाइब्रेरी स्थापना को शिक्षा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से सराहनीय बताया। वहीं शिक्षा समिति के सचिव डॉक्टर सवित्रा यादव ने बताया कि इस लाइब्रेरी में एक साथ 50 विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत राजगढ़ के पंचायत समिति सभागार में क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। JPS फाउंडेशन ने यह कैंप लगाया। इस दौरान उमेश सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह मीणा और नटवर सेन ने जल जीवन मिशन के उद्देश्य सहित जल गुणवत्ता निगरानी की जानकारी दी। कार्यक्रम में 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजगढ़ जिले की पंचायत समिति राजगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत KRC L3 लेवल की JPS फाउंडेशन की तरफ से ग्राम पंचायत के सभी BWSC मेंबर को यहाँ पर प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें BWSC के कार्य, जिम्मेदारियाँ, नीति, उनके कार्य संचालन से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताया जा रहा है, जिसका आयोजन PhD विभाग से JPS फाउंडेशन लखनऊ के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी मेंबर यहाँ पर पधारे हुए हैं। रैनी पंचायत समिति की पाटन पंचायत स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बुधवार को बैठक बुलाई गई। इस दौरान बताया गया कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत विभागों को निःशुल्क कनेक्शन मिलेगा। इससे सभी स्कूल, कॉलेजों, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत घर आदि को जोड़ा जाएगा। वहीं सरपंच सरोज मीणा ने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं इस दौरान उप सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद शर्मा, सुखराम मीणा, महेंद्र मीणा और नंदू सेन आदि उपस्थित रहे।
खैरथल में ट्रक की टक्कर से एएनएम संतोष गुप्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जो कस्बे के वार्ड 15 की निवासी हैं। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह किशनगढ़ रोड पेट्रोल पंप के पास यह हादसा सामने आया। महिला को खैरथल सैटेलाइट हॉस्पिटल से अलवर रेफर कर दिया गया। एएनएम संतोष ड्यूटी पर ग्राम जलौता जा रही थी। उधर खैरथल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया है। हरसोली के पास ट्रेन से गिरने से बुधवार की शाम एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक युवक आफ्ताब बरेली का रहने वाला था। खैरथल थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि उसकी जेब में मिले आई कार्ड से शिनाख्त की गई। गुरुवार को परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक बरेली से अजमेर जा रहा था, जहां वह ढाबे पर काम करता था। उधर कस्बे के अंडरब्रिज के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाने के कारण गुरुवार को पुलिस ने दाह संस्कार करवा दिया। यह हादसा 3 दिन पहले हुआ था। तिजारा कस्बे की जैन धर्मशाला में फूड लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि कस्बे की पारसनाथ जैन धर्मशाला में यह कैंप लगाया गया। इसमें करीब 100 खाद्य लाइसेंस पंजीकृत किए गए। इनमें किराना, खाद्य एजेंसी, दूध विक्रेता, डेयरी, चाट और फल सब्जी विक्रेता, अनाज मंडी के विक्रेता एवं होटल रेस्टोरेंट्स आदि शामिल थे। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन लाल यादव भी मौजूद रहे। इसमें श्रीमान खाद्य आयुक्त एवं जिला कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देशानुसार आज अपन तिजारा के अंदर खाद्य सुरक्षाओं के लिए पंजीयन और लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अनिवार्य है किसी भी कारोबारी के लिए। तो उसके लिए अपन जैन धर्मशाला में 6 तारीख को आज इस चीज़ का आयोजन किया गया है। इसमें कोई भी खाद्य कारोबारी जो कैटरिंग से संबंधित हो, कारोबारी मिठाई बनाता हो, परचूनी वाला हो, किराने वाला हो, चाट बनाने वाला हो, किसी तरह का कारोबारी हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस यहाँ बनवा सकता है। 12 लाख से कम टर्नओवर वालों के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और फोटो लेके आएंगे वो यहाँ पे, और उनका ऑनलाइन आवेदन करके हाथों हाथ उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और जो 12 लाख से ऊपर वाले टर्न वालों उनको अपन लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा देंगे। तो ये सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होने चाहिए कारोबारियों के, उसके तहत आज का कैंप हमने लगाया है। बीएलओ संघर्ष समिति ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अनेक ब्लॉक के कार्मिक मौजूद रहे। उनका कहना था कि इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। समिति पदाधिकारियों के अनुसार चुनाव से जुड़ा बीएलओ का कार्य साल भर चलता रहता है। उधर ज्ञापन देने के दौरान प्रदेश संयोजक एस दाताराम, कन्हैयालाल, दिनेश, कश्मीर खत्री आदि मौजूद थे। बीएलओ एकता जिंदाबाद, बीएलओ एकता जिंदाबाद। शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करो, शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद। गैर शैक्षणिक कार्य बंद करो, नहीं करेंगे, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करोगे, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करोगे। रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान ने गुरुवार को 4 स्थानों पर जीएसएस का भूमि पूजन किया। इनमें नयाबाद, सैंथली, रघुनाथगढ़, पिपरौली और नंगला बजीर का शामिल हैं। इस मौके पर विधायक का कहना था कि इससे बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। उधर सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि चारों जीएसएस स्थापित होने से बार-बार विद्युत कटौती और कम वोल्टेज आने की शिकायत दूर हो जाएगी। वहीं इस मौके पर रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, रामू मेघवाल, रजाक खान आदि मौजूद रहे। पूरे अलवर जिले में सबसे ज्यादा जीएसएस रामगढ़ में ही हुए हैं और चारों का उद्घाटन आज हम कर रहे हैं। लगभग सड़कें पूरी बन गई है। पीडब्ल्यूडी ने बहुत सारी सड़कें बना दी हैं। पानी की कुछ समस्याएं जैसे बता रहे थे, चौकी में नहीं है, तो ये बोरिंग हम आपको यहाँ पर करवा दें। आदरणीय विधायक महोदय जी ने और आदरणीय हमारे भाई जुबैर खान जी ने मेवात बोर्ड से जितना विकास करा है शायद 35 साल में कभी नहीं हुआ। और ये जो विकास है, ये सही बात है कि जो विकास किया है ये अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इतना सुख कर दिया कि निश्चित रूप से ये रामगढ़ विधानसभा एक बहुत विकास की ओर गया है। तो इसके लिए भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और वहीं अलवर के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश जोगिंदर अग्रवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। मुख्य लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि वर्ष 2022 में एक नाबालिग बालिका अलवर में नेत्र चिकित्सक को दिखाने आई थी। वहीं इसी दौरान उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। इस पर नाबालिग ने बहतूकला थाना क्षेत्र के रिंकू नामक युवक पर आरोप लगाया और इस युवक पर केस दर्ज किया गया।
वहीं 1 साल तक चले मुकदमे के बाद पोक्सो कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। सर, ये जो मामला है ये बहतूकला थाना अंतर्गत का मामला है कि 3/6/2022 को ये जो पीड़िता है ये इसको अचानक दिखना बंद हो जाता है, तो अपने इलाज के लिए ये जनरल हॉस्पिटल अलवर आती है और जब इसकी जांच होती है तो लड़की ये पीड़िता है जो ये प्रेग्नेंट थी और 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके पश्चात डॉक्टरों ने इससे कहा कि आप शादीशुदा हैं, तो लड़की ने कहा कि मैं तो कोई शादीशुदा नहीं हूँ और 7-8 महीने का बच्चा किसका है। तो फिर उसने बताया कि आज से 2-2.5 साल पहले से ये रिंकू नाम का जो मुलजिम है इससे इसकी जानकारी होगी, इसको घर पे बुलाता था और इसके साथ ज़बरदस्ती ये दुष्कर्म करता था, लगातार करता था। उसके बाद में पर्चा बयान के आधार पे ही ये रिपोर्ट दर्ज हुई, आईसीयू में इसके बयान हुए पीड़िता के। उसके बाद में चार्जशीट आई और चार्जशीट आने के बाद में आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुल 10 या 12 गवाहों को परीक्षित कराया गया और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज विशिष्ट न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल जी ने 20 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। महावीर इंटरनेशनल स्थापना सप्ताह के तहत प्रयास वीरा केंद्र द्वारा गौ सवामणी की गई। जीव दया प्रोजेक्ट के तहत यह कदम उठाया गया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष लता शर्मा, सचिव रूबी सुराना, कोषाध्यक्ष अनीता जैन, उपाध्यक्ष रचना गोयल के अलावा सूर्यकांत भारद्वाज और हेमंत मोदी आदि मौजूद रहे। सशस्त्र सीमा बल के मौजपुर स्थित रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित खो-खो प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। इसमें महिला वर्ग में प्रथम स्थान सिलीगुड़ी सीमांत और द्वितीय स्थान पटना ने प्राप्त किया। साथ ही पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान सिलीगुड़ी सीमांत और द्वितीय स्थान पटना को मिला है। इसके अलावा अन्य विजेताओं का भी सम्मान हुआ। समापन समारोह में खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि सांसद महंत बालकनाथ ने मत्स्य पत्रिका ई-मैगजीन का विमोचन भी किया। उप महानिरीक्षक वंदन सक्सेना ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर पौधरोपण भी किया गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक कोटे से अस्पताल को मिली एम्बुलेंस को लेबर कोर्ट में गिरवी रखने का हुआ अजब कारनामा। संविदा कर्मी के केस जीतने के बाद पीएमओ ने गिरवी रखी 27 लाख की एम्बुलेंस। अदालत ने कर्मचारी को 5 लाख के भुगतान के दिए थे निर्देश। मत्स्य यूनिवर्सिटी में गड़बड़ परीक्षा परिणाम का आरोप लगा, छात्रों ने किया हंगामा, वार्ता का नहीं निकला नतीजा, पुलिस जाप्ता रहा तैनात। नाबालिग को घर से बुलाकर रेप के बाद 2 युवकों ने बनाई वीडियो। रामगढ़ थाना क्षेत्र की घटना की नहीं हुई एफआईआर, परिजनों ने उच्चाधिकारियों से लगाई गुहार। और प्रभारी मंत्री कल्ला ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, मिनी सचिवालय में ली समीक्षा बैठक। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।